अंडरग्राउंड मैजिकल नागमणि इच्छाधारी नागिन। आद्या अपनी दोस्त नित्या के साथ बाजार में घूम रही थी कि तभी अचानक कुछ बदमाश गुंडों ने उनके साथ छेड़खानी की। आद्या को गुस्सा आने लगा, पर गुस्से में वो कुछ करे इसके पहले एक लड़का उनके और उन गुंडों के बीच में आ गया और उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सही वक्त पर आकर हमारी मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? मैं विराज हूँ, यहाँ नया नया आया हूँ। मुझे पता नहीं था आते ही ये सब देखने को मिलेगा। चल नित्या, अब हमें चलना चाहिए। आद्या नित्या को लेकर वहां से चली जाती है और विराज उन्हें देखता ही रह जाता है। कुछ दूर पर जाके आद्या नित्या को डांटने लगती है। तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़के से ज्यादा बात करने की? तुम्हें पता है ना, हमें इंसानों से ज्यादा जान पहचान नहीं बढ़ानी है। ये विश्वास के काबिल नहीं होते। मुझे वो लड़का अच्छा लगा। वैसे भी उसने हमारी मदद ही तो की थी, वरना तुम्हारा गुस्सा देखकर तो मुझे लगता था आज सबके सामने तुम्हारा असली रूप आ जाएगा। वो दोनों बातें करते करते एक मंदिर में जा पहुंची और महादेव के दर्शन लेकर दोनों उसी मंदिर के अंदर से तहखाने तक गुजरते हुए रास्ते की ओर बढ़ी जहां उनका बसेरा था। पर वहां कोई मामूली इंसान कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर गलती से भी वो ऐसा करता तो या तो वो जलकर राख हो जाता या फिर अनगिनत नागों के डसने से मर जाता। अब थोड़ी दूरी पर आग का झरना है, पर हमें ध्यान रखना है कि हम शिवजी के लॉकेट पहने हुए रहना है, तभी हम उस झरने को पार कर सकेंगे। फिर आगे जाके विशाल धुआं पर ओम नमः शिवाय के जाप से वो भी आसानी से पार कर सकते हैं। और आगे बस भी करो नित्या, तुम एक नागिन हो। तुम ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं। कहीं गलती से किसी इंसान के सामने ये सब बोलोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब चुपचाप। नित्या को रास्ता भूलने की आदत थी, इसलिए हर बार वो ये सब दोहरा के याद रखने की कोशिश करती थी। पर आद्या को डर था कि कहीं उसकी ये आदत उनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। एक बार ऐसे ही नित्या और आद्या महाशिवरात्रि की पूजा का कुछ सामान लेने बाहर गई, पर लौटते वक्त आद्या को कहीं काम से रुकना पड़ा और नित्या को अकेली लौटना पड़ा। नित्या अकेली ही बड़बड़ाते चली जा रही थी कि वो किसी से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम विराज हो ना? यहाँ कैसे? बस कुछ काम से गया था। पर तुम ऐसे अकेले में बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं साथ चलूं? रास्ता भूलने के डर से नित्या ने उसे अपने साथ चलने को कहा, पर फिर से वो रास्ता याद करती हुई खुद से बड़बड़ाती जा रही थी। एक तरह से वो उनके दुनिया के सारे राज विराज के सामने खोल रही थी। विराज भी चुपचाप ये सब सुनता हुआ उसके साथ चला जा रहा था। पर जैसे ही वो लोग मंदिर तक पहुंचे, नित्या ने उसे वहां से वापस भेज दिया और खुद डरते डरते अंदर तहखाने में चली गई। नित्या बड़बड़ाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, जहां महादेव की एक विशाल मूर्ति रखी हुई थी और उसी के पास शिवलिंग पर वो चमकीला नागमणि रखा था, जिसके अंदर से एक अलग ही प्रकार की नीली रोशनी निकल रही थी। नित्या ने महादेव को प्रणाम किया और मुड़ने लगी कि तभी अचानक उसके सिर पर वार हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो एक बड़े से खंबे से बंधी हुई थी। तुम यहाँ कैसे आए? और तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? खोलो मुझे। अगर आद्या को पता चला तो वो तुम्हारा बुरा हाल करेंगी। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अब वो आद्या यहाँ आने से पहले नागमणि लेकर भाग जाऊंगा मैं। विराज नागमणि उठाने लगा, इससे पहले एक बड़ी शक्तिशाली पूंछ ने उसके हाथ पर वार कर दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरा। मुझे पता है, तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। नित्या तो भोली है, पर मैं नहीं। अगर तुमने नागमणि को छुआ भी तो उसी वक्त तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होगी। जी हाँ, वो विराज ही था जो नागमणि के पीछे था, पर आद्या ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया और वो भी उस पर नजर रखे हुई थी।
इसलिए सही वक्त पर वो वहां पहुंच गई थी। आद्या ने अपना आधा इंसान और आधा नागिन वाला रूप धारण कर लिया था। विराज को अपनी लाल आंखों से घूरने लगी, पर वो भी बिना डरे नागिन का सामना करने के लिए तैयार था। वो अचानक एक असुर में बदल गया और उसने आद्या पर हमला कर दिया। पर आद्या बड़ी ही शक्तिशाली नागिन थी। उसने वक्त रहते खुद को बचा लिया और उस असुर को भी पटक दिया। अनगिनत नागों के डसने से वो असुर वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। माफ करना आद्या, आज मेरी बेवकूफी की वजह से ये सब हुआ। कोई बात नहीं नित्या, पर अब आगे से ध्यान रखना। इस जगह की और नागमणि की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम कोई भी भूल नहीं कर सकते। चलो अब पूजा का समय हो गया है। महादेव की पूजा करते हैं। नागिन का अंडा और मास्क रेड वुल्फ। कुछ ही दिन पहले नागिन ने एक अंडा दिया था। वो उसकी जी जान से देखभाल करती थी, क्योंकि उसे पता था जरूर कोई ना कोई अंडे चुराने की कोशिश करेगा। नागिन बड़ी ही शक्तिशाली थी। उसके बारे में ये माना जाता था कि अगर कोई इस नागिन का अंडा खा ले तो वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बन जाएगा। नागिन कहती है, बड़े सालों बाद मैंने अंडा दिया है। ये मेरा पहला और आखिरी मौका है। मुझे अब इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले उस काले कौवे ने मेरा अंडा चुराने की कोशिश की है। नागिन पूरी तरह से सतर्क थी कि तभी एक वुल्फ उसके पास आया और उसे कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिए, जिसे देख नागिन को उस पर शक होने लगा। वुल्फ कहता है, ऐसे शक की नजर से मत देखो बहन। मेरे घर में भी हाल फिलहाल ही बच्चे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी समझ सकता हूँ। बस इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। बाकी तुम जैसा ठीक समझो। अच्छा, तो कभी अपने पिल्लों को लेकर आओ यहाँ। मैं भी तो देखो जरा उन्हें। और तुम ये नकाब पहनकर क्यों आए हो? अरे वो अभी बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकता हूँ। तुम खुद ही आ जाओ उन्हें देखने। साथ में अपना आशीर्वाद और प्यार भी दे देना। और नकाब की बात करें तो वो मुझे चेहरे पर इन्फेक्शन हुआ है, जो बच्चों में जल्दी फैल सकता है, बस इसीलिए। नागिन उसे अपने अंडों की सुरक्षा का कारण बताकर मना कर देती है, पर वो है कि रोज उसे वहां मिलने चला आता और रोज कोई ना कोई उपहार साथ ले आता। एक दिन जब वो वहां बैठा था, तभी अचानक एक कौवे ने आकर उसे बताया कि एक बड़ा सा शेर उसके बच्चों को उठा ले गया है। वो डर के मारे रोने लगा और नागिन से मदद की गुहार लगा दी। बहन, मुझ पर दया करो और मेरे बच्चों को बचाओ। उस शेर के सामने मेरी एक ना चलेगी, तुम उसे जरूर हरा दोगी। पर मेरे बच्चे, मेरे अंडे। मैं हूं ना, तुम मेरे बच्चों को बचाओ, तुम्हारी अंडों की रक्षा मैं करूंगा। नागिन बेचारी, माँ का दिल जो था उसका, धूर्त वुल्फ के नाटक को सही समझ बैठी और उसके बच्चों को बचाने चली गई। उसके जाते ही वो वुल्फ उसके अंडे को लेकर भाग खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में नागिन वापस लौट आती है और उसे वुल्फ के धोखे के बारे में पता चलता है। कमाल है, वहां तो कोई नहीं था। फिर उस कौवे ने झूठ क्यों बोला? कहीं मेरा अंडा किसी मुसीबत में तो नहीं? ओ नहीं, वो उल्फ और मेरा अंडा दोनों गायब है। अब कैसे और कहाँ ढूंढूं उन्हें? उस नकाब की वजह से तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। कैसे पता करूं? नागिन अपने मन को शांत कर ध्यान लगाती है और वुल्फ के पैरों के आवाज से उसके पीछे पीछे जाती है। इतने दिनों की मुलाकात से वो वुल्फ की आहट अच्छे से पहचानने लगती है। वो पीछा करते करते एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाती है, जहां उसे एक वुल्फ खड़ा मिलता है, पर उसके पास कोई अंडा नहीं होता। नागिन कहती है, दुष्ट पापी, मुझे बहन बनाकर मेरा अंडा लेकर भाग गए। अभी के अभी वापस करो मेरा अंडा। वुल्फ उसे मना कर देता है, कहता ही कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है। किसी और वुल्फ ने उसका अंडा चुराया होगा, उसने नहीं। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी नागिन अपनी पूंछ से उस पर जोर का वार करती है। इससे वो उछलकर गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। नागिन कहती है,
अब सच सच बोलेगा या तेरी बाकी टांगे भी तोड़ दूं? कोई नकाब किसी नागिन को उल्लू नहीं बना सकता मूर्ख। अब बोल जल्दी से। मुझे माफ कर देना नागिन, वो तुम्हारा अंडा इस पेड़ के ऊपर कौवे के घोंसले में है। हम दोनों ने ये मिलकर प्लान बनाया था। प्लीज मुझे छोड़ दो और अपना अंडा वापस ले जाओ। अंडा तो मैं लेकर रहूंगी, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नागिन इतने गुस्से में थी कि उसने वुल्फ को डस लिया और वो बेचारा वही तड़प तड़प के मारा गया। ऊपर पेड़ पर अपने घोंसले में बैठा कौवा इन सब से बेखबर था। नागिन फुदकारती हुई पेड़ पर चढ़ी और पलक झपकते ही कौवे को डस लिया। शायद वही उसके और उसके अंडे के लिए सुरक्षित जगह थी। अंडरग्राउंड नागमणि नागिनी खजाना। रतनपुर विलेज में रहने वाला जलंधर बहुत ही धनवान है, लेकिन फिर भी पैसों की लालच में और पैसा कमाने के लिए वो सोचता रहता है। इसलिए जहाँ कहीं भी खजाने के बारे में वो सुनता, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वहां जाकर खजाना ढूंढ लेता। और इस तरह नहीं किया तो उसे चैन नहीं आता था। हर दिन रात के समय जंगल में जाकर खजाने के लिए जगह जगह खुदाई करते वो रहता था। एक दिन रात के समय जलंधर जंगल में जा रहा था। एक पेड़ के पास दो चोर मालिक और बिल्लू बैठकर बातें कर रहे थे। जलंधर चुपके से दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बिल्लू कहता है, अरे मालिक, हमारे गांव में पंचायत के पास जो पेड़ है ना, उसके नीचे खजाना है। ये बातें सुनते ही जलंधर के चेहरे में चमक आ जाती है। कुछ भी हो जाए वो खजाने को हासिल करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? मेरे दादाजी के डायरी में मैंने पढ़ा था। क्या तेरे दादाजी पढ़ाई लिखाई जानते थे? लेकिन उनका तो देहांत हो गया ना। अरे क्या मालिक, उस जमाने में मेरे दादाजी एक जमींदार के पास गुमास्ता थे। जब चोरों की डर से जमींदार ने पंचायत के पेड़ के नीचे छुपा रखा था। अच्छा, तो चलो हम जाकर वहां से सारा सोना लेकर आते हैं। लेकिन खजाना हासिल करना इतना आसान नहीं है। लिखा है कि खजाना की रखवाली करने के लिए एक नागिन को वहां रखा है और उस नागिन के कंठ में एक चाबी है। उस चाबी के लिए एक नागमणि की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। कहाँ से आएगी? और अगर हम वहां जाकर एक भी गलती करें ना, तो वो नागिन हमें डसकर मार देगी। अरे बाप रे, नहीं चाहिए खजाना। ये छोटी छोटी चोरियां ही हमारे लिए काफी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद जलंधर कहता है, अरे भगवान, इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। गांव के पंचायत के पास इतना बड़ा खजाना रखकर पता नहीं मैं कहां कहां ढूंढ रहा था। अभी किसी भी तरह इस खजाने को हासिल करना ही होगा। इस तरह खुश होकर जोर जोर से चलकर वो पंचायत के पेड़ के पास जाकर इधर उधर देखता है। वहां एक बड़ा सा कीड़ा बाहर निकलते हुए दिखता है। जगह पर साफ करके टॉर्च से वो नीचे देखता है तो वहां एक नागिनी बैठी हुई रहती है। जब जलंधर चोरों की बात सच है कहकर मान लेता है, जलंधर एक बड़ी सी लकड़ी लेकर नागिनी को मारने के लिए उस पेड़ से नीचे उतरता है। अपने सामने आए जलंधर को देखकर नागिनी हंसती हुई कहती है, क्यों बेटा, खजाना चाहिए? ये बात सुनकर जलंधर कहता है, अच्छा तो तुम बोलने वाली नागिन हो। लकड़ी से अभी काम नहीं है। अभी बताओ खजाना कहाँ पर है? तुम्हें एक बार काटती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे दांत भी दर्द करने लगे हैं। फिर उसके बाद तुम्हें खजाना मिल जाएगा। क्यों बेवकूफ बना रही हो? एक बार काटने के बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। जब नागिनी फन खोलकर उसे डसने के लिए आगे आती है, जलंधर लकड़ी लेकर नागिनी को मारने लगता है, लेकिन वो बच जाती है। इससे अपने साथ लाए गन से नागिनी पर निशाना लगाकर वो कहता है, तुरंत बताओ खजाना कहाँ पर है और वहां पर कैसे पहुंचते हैं, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, गोली मार दो, तब तुम्हें पता नहीं चलेगा खजाना कहाँ पर है। तब जलंधर चुपचाप अपना गन पीछे हटा लेता है और नागिनी कहती है, देखो खजाना मेरे पेट में है, मेरे कंठ में चाबी है, वही नागमणि है, वहाँ रखा हुआ है, लेकर जाओ। लेकिन जलंधर को नागिनी पर भरोसा नहीं होता। वो दिखावा करके उसके पास जाता है और नागिनी के कंठ पर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नागिनी हवा में उड़कर जलंधर को काट लेती है और जलंधर अपने प्राण वही खो देता है। इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। हमारे पास जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए।